जैसे जैसे जो बाइडेन की रुखसती की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे रूस और यूक्रेन की जंग का ताप बढ़ रहा है। 17 नवंबर को अमेरिकी अखबारों ने दावा किया कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। जो बाइडेन ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है। यूक्रेन इसकी मांग महीनों से कर रहा था, लेकिन अमेरिका और नेटो के सदस्य देश इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। सितंबर में पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को इसकी इजाजत अगर मिली तो इसका मतलब होगा नेटो और रूस में सीधी जंग। Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны वायुयुद्ध с Россией। अमेरिका ने अब तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। रूस की भी इन रिपोर्ट्स पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उत्साहित है। 18 नवंबर को वो बोले, हमले शब्दों के साथ नहीं किए जाते, उसका ऐलान नहीं होता, लेकिन अब मिसाइल बोलेंगी। Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! तो आज के शो में हम जानेंगे यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे मिली, रूस इसका जवाब कैसे देगा और क्या इससे रूस और नेटो के बीच सीधी जंग हो सकती है। यूक्रेन के बाद आपको लेकर चलेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जहां पहली बार पाकिस्तान से एक मालवाहक जहाज आया है। ये जहाज कराची से बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा है। चटगांव से भारत के त्रिपुरा और मिजोरम राज्य एकदम करीब है, इसलिए इस जहाज के आगमन ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। आज इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। अब वापस शो पर लौटते हैं। पहले चर्चा रूस और यूक्रेन की। सबसे पहले एक रिकैप। तारीख थी 24 फरवरी 2022। रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया। वजह थी यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की जिद। नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। फिर 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। उसके बाद इस संगठन ने विश्व शांति का ठीकरा खुद उठा लिया। फिलहाल नेटो में कुल 32 सदस्य हैं। नेटो के सदस्य देशों के बीच एक खास समझौता है। इसके तहत अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो उसे पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। अभी तक सिर्फ एक बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल हुआ है। वो मौका था 9/11 का आतंकी हमला। रूस यूक्रेन विवाद कब से शुरू हुआ? सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूक्रेन तो आजाद हुआ, अब उसकी सीमा रूस से मिलने लगी। यूक्रेन को खतरा हुआ कि रूस उसे हड़प लेगा। सन 2000 में पुतिन के आने के बाद यह खतरा और बढ़ा। 2008 में पुतिन ने जॉर्जिया में जंग की और एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। फिर 2014 में यूक्रेन की बारी आई। रूस ने यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस कब्जे को अवैध बताता है। यूक्रेन को डर हुआ कि रूस उसके और भी हिस्से कब्जा सकता है, इसलिए उसने नेटो ज्वाइन करने की जिद शुरू की ताकि हमला होने पर दूसरे देश बचाने तो आ जाएंगे। लेकिन रूस ने इसका विरोध किया, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बन जाता तो दुश्मन उसकी सरहद तक आ पहुंचता। बहरहाल फरवरी 2022 से शुरू हुई जंग अब तक चल रही है। उसी साल सितंबर में ही रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांत अपने कब्जे में ले लिए। ये प्रांत थे डोनेट्स्क, लुगांस्क, खोरसान और जापोरिज्जिया। 2023 तक दोनों की लड़ाई खेत खलिहान और जंगलों तक चली। 2024 की शुरुआत में ये लड़ाई शहर तक पहुंच गई। हालांकि उतनी डेडली नहीं हुई, बस छोटे मोटे ड्रोन अटैक होते रहे दोनों तरफ से। फिर कट टू 2024। इस साल जंग में बहुत उतार चढ़ाव आए। यूक्रेन ने रूसी कुरुक्षेत्र पर कब्जा किया अगस्त के महीने में। अब तक ये कब्जा बना हुआ है, पर इस कब्जे को छोड़ भी दिया जाए तो रूस ही अब तक इस जंग में 20 साबित हुआ है। वहीं फायदे में था और अब भी है। इसलिए महीनों से यूक्रेन मांग कर रहा था कि उसे रूस के अंदर तक हमला करने की इजाजत दी जाए। उसे लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करनी है। नेटो के देश, खास तौर पर अमेरिका, इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब रिपोर्ट्स आई हैं कि यूक्रेन को इसकी इजाजत मिल गई है। क्यों मिली यूक्रेन को इसकी इजाजत? इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि रूस में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती हुई है। अक्टूबर के महीने से खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया के लगभग 10,000 सैनिक रूस का साथ देने पहुंचे हैं। यूक्रेन तो दावा कर रहा है कि वो कुरुक्षेत्र में यूक्रेन के खिलाफ लड़ भी रहे हैं।
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि यूक्रेन को ये इजाजत नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती के जवाब में दी गई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इन मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू में कुर्स्क क्षेत्र में नॉर्थ कोरियन और रूसी सैनिकों के खिलाफ किया जाएगा, ताकि नॉर्थ कोरिया को यह संदेश भेजा जा सके कि आपके सैनिक खतरनाक स्थिति में हैं और आप सैनिकों की संख्या ना बढ़ाएं। 1 नवंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बाबत एक्स पर एक पोस्ट लिखा। पुतिन वेस्ट नेटो और साउथ कोरिया को भांप रहे हैं और नॉर्थ कोरियाई सेना के शामिल होने पर उनका रेस्पॉन्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर रेस्पॉन्स कमजोर रहा तो नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। डोनाल्ड ट्रंप कई बार यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोकने के संकेत दे चुके हैं। वो नेटो के भी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ही नेटो के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्चता है, बाकी देश इसमें बराबरी से हिस्सा नहीं लेते। जानकार कहते हैं कि बाइडेन जाने से पहले यूक्रेन की पर्याप्त मदद करना चाहते हैं, इसलिए पिछले कुछ महीनों में उन्होंने यूक्रेन की फंडिंग बढ़ा दी है। जानकारों का यह भी कहना है कि बाइडेन सरकार ट्रंप के आने से पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में लाना चाहती है। ट्रंप के आने के बाद दोनों देशों के बीच समझौते पर बातचीत होने के आसार हैं। ऐसे में बाइडेन सरकार चाहती है कि संभावित बातचीत से पहले यूक्रेन के हाथ से कब्जा किया गया रूसी क्षेत्र छिन ना जाए और वो नेगोशिएशन के दौरान एक मजबूत स्थिति में हो। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी पिछले हफ्ते नेटो की मीटिंग में कहा, हम 20 जनवरी से पहले तक यूक्रेन को पूरी ताकत से मदद भेजेंगे। जनवरी में बाइडेन राष्ट्रपति कार्यकाल को टाटा बाय बाय कह देंगे और ट्रंप कुर्सी संभाल लेंगे। The purpose of this visit is to focus our efforts on ensuring that Ukraine has the money, the munitions, and the mobilized forces to fight effectively in 2025, or to be able to negotiate a peace from a position of strength. And this is a critical moment because we see the ongoing Russian onslaught against Ukraine in the east. We see now the introduction of North Korean forces into the fight. अब समझते हैं कि यूक्रेन कौन सी मिसाइल्स रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। खबरें हैं कि मिसाइल सिस्टम अटैक MS रूस के खिलाफ इस्तेमाल होगा। यूक्रेन तक ये पहले ही पहुंचा दिया गया है। कैसे काम करता है ये सिस्टम? ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अमेरिका में बनती है। लंबी दूरी के टारगेट को साधने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लगभग 300 किलोमीटर तक का निशाना भेज सकती है और अटैक MS का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के कब्जे वाली जमीन पर करता रहा है, लेकिन उसे रूसी धरती पर इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। अब तक रूसी जमीन पर हमला करने के लिए यूक्रेन के पास हिमार्स के इस्तेमाल की मंजूरी थी, लेकिन उसकी मारक क्षमता महज 80 किलोमीटर की थी। अब हम बढ़ते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने जानकार से पूछा कि यूक्रेन को अब तक लंबी दूरी के हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों नहीं मिली और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजाजत दे दी गई। देखिए, इसके दो प्रमुख कारण। पहला था कि जो अमेरिका कहता था कि किसी भी तरह से इनका इस्तेमाल यूक्रेन के ओरिजिनल बाउंड्री के बाहर नहीं करनी चाहिए, यानी क्राइमिया या डॉनबास लुहान जो कैप्चर किया है रूस ने, उसके बाहर नहीं की जानी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा रेंज भी उसको मॉड्यूलेट करके दिया था। लेकिन हालिया डेवलपमेंट जो अमेरिका क्लेम करता है कि नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स वहां कुर्स्क रीजन में इनके साथ लड़ रहे हैं, रशियंस के साथ, इसलिए उसने अपना ये नीतिगत परिवर्तन किया है। लेकिन ये नीतिगत परिवर्तन जो है वो जो अमेरिका क्लेम करता है वो थोड़ा भ्रामक है। भ्रामक इसलिए है कि अमेरिका चाहता तो ये पहले भी कर सकता था, क्योंकि अब तक जितने डिमांड्स मीट किए हैं वेस्ट ने और अमेरिका ने, उसमें आप पाएंगे इनको टैंक्स दिए, इनको मिसाइलें दी, इनको पेट्रियट मिसाइल दिए, नैसैम दिए, F-16 दिया। तो अब तक ये क्यों नहीं कर रहे? तो इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि अभी हालिया चुनाव हुए हैं जिसमें बाइडेन साहब की सरकार जाने वाली है या डेमोक्रेट्स जाने वाले हैं। तो ये डेमोक्रेट्स का कमिटमेंट दिखाना चाहते हैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अमेरिका में। और दूसरा ये भी दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन के प्रति अमेरिका और डेमोक्रेट लेड लीडरशिप प्रतिबद्ध था। लेकिन ट्रंप इसके विपरीत ये क्लेम करते रहे हैं, जैसा सर्वविदित है कि 24 घंटे में वो युद्ध खत्म करा देंगे, या उनके ये कहते हैं कि जो भी युद्ध गजा में हो या यूक्रेन में हो, उसको अपने गोल पूरा करके वो खत्म कर देंगे, गजा के लिए वो कहते हैं। लेकिन इस कंटेक्स्ट में एक बड़ा स्पेसिफिक मूव ये है कि वो क्लेम करते हैं
कि अगर इनको इस समय दे दिया जाए और उससे कुछ भूमि मिल जाती है, जैसे या कुर्स्क को रिटेन करके रखते हैं, तो इनकी बार्गेनिंग पोजीशन जब भी नेगोशिएशंस होंगे तब ज्यादा होगी। हालांकि वो भी सही नहीं है, क्योंकि कितने 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जाहिर है वो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता है। और रूस ने इसके पहले ही अपने जितने भी उस 300 किलोमीटर रेंज में जो अटैक एम्स जिनको वो कहते हैं, उसके बाहर कर लिया है, यानी उस परिधि के बाहर है उनके एयरपोर्ट्स या जितने भी फॉर्मेशंस हैं या आयुध के भंडार हैं। तो इससे ग्राउंड रियलिटी पे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीतिगत परिवर्तन हुआ है और ट्रंप को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा जब वो सत्ता में आएंगे कि यूक्रेन की समस्या को इस समय या ट्रंप जब भी आएंगे उस समय कैसे देखा जाएगा। कि पुतिन पहले कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन को इस तरह की इजाजत मिली तो वो नेटो और रूस में खुली जंग होगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, नेटो और रूस के बीच सीधी जंग तो आप ये मान सकते हैं इस मूव से नहीं हो सकता है। इसके पहले भी कई मूव्स हुए हैं। F-16 दिया गया जो सबसे इमीडिएट था और सब जिसके लॉन्ग रेंजिंग इम्प्लीकेशंस हो सकते थे। इसके पहले भी जब भी ये इस तरह के मिसाइलें देते थे तो वो कहते थे कि इसके इम्प्लीकेशंस बुरे हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज भी धीरे धीरे करके उसकी परिधि बढ़ा रहे थे, उसका डायमेंशंस बढ़ा रहे थे, उसके वेट या किलोमीटर रेंज बढ़ा रहे थे। और जितने भी मिसाइल हैं, अब जैसे स्टॉर्म शैडो है जो फ्रांस का है, या जो इंग्लैंड ने दिया है, इनको सबको अब उनकी वास्तविक भूमि पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है, जो मुझे लग रहा है, कि रूस अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल सकता है। वो ये दिखाने के लिए या वेस्ट को समझाने के लिए कि अब बुरे दिन आपके आने वाले हैं, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि हम अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर रहे हैं कि हम अटैक कर सकते हैं अगर हम पर अटैक किया जाए, या कुछ ऐसा कर दें कि अगर नेटो का इन्वॉल्वमेंट हम दिखा दें तो न्यूक्लियर अटैक करने के लिए फ्री हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है। पुतिन ये पहले से भी बहुत इसके अगेंस्ट रहे हैं, और बाइडेन ये जानते हुए भी कि पुतिन इसके अगेंस्ट है, अगर उन्होंने स्टेप लिया है तो जाहिर है वो एक नया पासा फेंका है रूस को कि वो कैसे रिएक्ट करता है। जैसे एक रूसी एमपी ने, एक महिला एमपी ने ये कहा है कि ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत हो सकता है। तो इस तरह के रिएक्शंस अभी आएंगे, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि अटैक एम्स जो उनको दिए गए हैं उनका पॉलिसी इंप्लीकेशंस पे बहुत फर्क पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी भले ही फर्क पड़े न पड़े। जानकार कहते हैं कि इसका बहुत कम फायदा होगा। रूस को आशंका थी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल की इजाजत यूक्रेन को देर सबेर मिल ही जाएगी, इसलिए उसने अधिकांश वॉरप्लेस और सेना से जुड़े हथियारों को इन मिसाइलों की रेंज के बाहर शिफ्ट कर दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता कहते हैं कि सितंबर के महीने में रूस की ओर से हो रहे 90% हमले अटैक एमएस की रेंज से बाहर हो रहे थे। ऐसे में इन मिसाइलों से यूक्रेन को कितनी मदद मिलेगी और इसके बाद जंग कितनी बदल सकती है? देखिए, यूक्रेन करीब 1000 किलोमीटर वर्ग भूमि कुर्स्क रीजन में रूस का कैप्चर किया हुआ है, तो उससे वो और क्लोजर जा सकता है अपने टारगेटेड इसके। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसकी परिधि से, यानी 300 किलोमीटर जो अटैक एम्स की कैपेसिटी है या रीच है, उससे उसकी परिधि से इन्हें सारे आयुध भंडार, मिलिट्री फॉर्मेशंस, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो एयरपोर्ट्स, वो सारे उन्होंने हटा लिए, यानी इनके परिधि में आएंगे नहीं। इससे ग्राउंड रियलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं ग्राउंड रियलिटी में तभी परिवर्तन होता है किसी भी युद्ध में जब इन्फेंट्री का इस्तेमाल किया जाए, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जाए, यानी ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए। तो सिर्फ मिसाइलें फेंकने से ये होता है, ये ऐड करते हैं इन्फेंट्री और आर्टिलरी को, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, चाहे वो F-16 हो या जो भी इस टाइप के मिसाइल्स दिए जाएंगे। लेकिन इसका एक असर तो जरूर पड़ेगा कि ये पासा फेंका है अमेरिका ने रूस के पाले में। रूस अगर इससे बुरी तरह रिएक्ट करता है तो ट्रंप के लिए सुविधा होगी, जो अगले 2 महीने बाद वहां के राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि इससे ग्राउंड रियलिटी में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रूस यूक्रेन का चैप्टर यहीं तक।
अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पाकिस्तानी जहाज की आमद ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। पर सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और देश से भाग गई। वो हेलीकॉप्टर से उड़कर भारत पहुंची। जाना तो लंदन चाहती थी, लेकिन वहां रहने की इजाजत नहीं मिली। तब से वो भारत में ही है। हसीना के जाने के बाद से भारत के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। कैसे? बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस इस अंतरिम सरकार के मुखिया बने। उन्होंने अगस्त महीने में ही एक कथित आतंकी समूह के मुखिया को रिहा किया। उस शख्स का नाम था जशीमुद्दीन रहमानी। रहमानी पर कथित तौर पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के आरोप भी थे। अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यूनुस बोले, हम भारत से मांग करते हैं कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज दे। इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होने की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के घर पर हमले हुए। पर शेख हसीना की रुखसती केवल भारत के लिए चिंता लेकर नहीं आई, वो पाकिस्तान के लिए संभावनाएं भी लेकर आई। 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश वजूद में आया। तब से दोनों देशों के बीच दुश्मनी चल रही थी। शेख हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा, लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। कैसे रहे हैं दोनों देशों के संबंध, ब्रीफ में समझते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। आज का बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से में आया। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यहाँ की ज्यादातर आबादी बंगाली थी और पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी लोग का दबदबा था। वहीं लोग सत्ता प्रतिष्ठानों में भी दबदबा रखते थे, मतलब पंजाबी लोग। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला बोलने वालों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान पूरे पाकिस्तान में उर्दू थोपना चाहते थे। इसका पूर्वी पाकिस्तान ने विरोध किया। फरवरी 1952 में इसके खिलाफ ढाका में विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चला दी। 1960 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान के साथ आर्थिक तौर पर भी भेदभाव किया जाने लगा। उन्हें कम फंड मिलने लगा। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब की आवामी लीग को बम्पर जीत मिली, लेकिन जनरल याह्या खान ने चुनाव परिणाम मानने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब ने बांग्लादेश बनाने की मांग की। पाकिस्तान की सेना ने यहां खूब खून खराबा किया। साल 1971 में बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया। शेख मुजीब पहले राष्ट्रपति बने। 3 साल तक तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में दुश्मनी रही। फिर आया साल 1974। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश को औपचारिक रूप से मान्यता दी। मान्यता मिलने के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हुए। बांग्लादेश बार बार 1971 में हुए युद्ध विराम की याद दुनिया को दिलाता रहा। 1975 में शेख मुजीब की हत्या कर दी गई। आरोप पाकिस्तान की सेना पर लगे। इससे दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। फिर 1996 में शेख हसीना पहली बार सत्ता में आई। वो शेख मुजीब की बेटी थी। उन्होंने 1971 में हुए कत्लेआम और उनके पिता की हत्या के लिए नए सिरे से जांच शुरू की। दिसंबर 2013 में अब्दुल कादिर मुल्ला को बांग्लादेश में फांसी दी गई। वो जमात ए इस्लामी बांग्लादेश के लीडर थे। आरोप था कि 1971 के कत्लेआम में उनकी भूमिका थी। पाकिस्तान ने उनकी फांसी को गलत बताया, कहा उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। पाकिस्तान की संसद ने प्रस्ताव पास कर इसकी निंदा की। शेख हसीना दूसरी बार 2009 में देश की प्रधानमंत्री बनी थी और 2024 तक उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी। उन पर चुनाव में धांधली और विपक्षियों की हत्या कर चुनाव जीतने के आरोप लगे। उनके रहते पाकिस्तान से बांग्लादेश के रिश्ते कभी उतने अच्छे नहीं हो पाए। फिर अगस्त 2024 में छात्रों के प्रदर्शन के चलते शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं। हसीना के जाने से क्या क्या बदला? इसी साल सितंबर महीने में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी अमेरिका में। यहां मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने कहा कि हम दोनों देशों के रिश्ते बहाल करने की कोशिश करेंगे। नवंबर महीने में बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कहा कि बांग्लादेश के नागरिकों के लिए पाकिस्तान में वीजा फ्री किया जाएगा। 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास होने वाला है और अब खबर आई है कि एक मालवाहक जहाज कराची से बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। हमने जानकार से पूछा कि यह बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। क्या इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा? देखिए, पहले भी मालवाहक जहाज ऐसा था जो कराची और ढाका दोनों ही जगह जाते थे, लेकिन कराची और चिटगांव। लेकिन पहली बार क्या है कि ये सीधे कराची से चिटगांव जा रहा है और साथ ही साथ बांग्लादेश की जो वर्तमान जो सत्ता पे काबिज जो लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नियम बनाया है कि इस जहाज का जो है कस्टम्स चेकिंग जो पहले होती थी, पहले क्या था, पाकिस्तान से कोई भी जहाज आता था तो उसके आने वाले माल की वहीं पे चेकिंग होती थी जब वो आता था उतरने से पहले। तो वो जो
चेकिंग है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। ऐसा भी सुनने में आया है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने कुछ हथियार और असला बारूद सप्लाई किया है। अब ये कितना सच है कितना गलत ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं ये दर्शा रहा है कि इस वक्त जो लोग बांग्लादेश में सत्ता पर काबिज हैं वो लोग वो शक्तियां हैं जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के खिलाफ थी, और ये वो शक्तियां हैं जो बांग्लादेश को एक पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रखना चाहते हैं। चटगांव से भारत के त्रिपुरा और मिजोरम राज्य एकदम करीब है। क्या इस जहाज के आगमन से भारत को चिंता करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक सवाल भारत को चिंता करने की है तो भारत को इस बात से चिंता तो होनी चाहिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी जड़ें गहरी कर रहा है, और साथ ही साथ हमको इस बात से भी चिंता होनी चाहिए कि अब बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी शक्तियां जो जिहादी ताकतें हैं वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती चली जा रही हैं। और चिटगांग, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी राज्य जो हैं बांग्लादेश के काफी करीब हैं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीधे मिजोरम पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि मिजोरम का जो रास्ता है वो चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स के माध्यम से जाता है, जहाँ पे कि एक बड़ी संख्या में एक ऐसी प्रजाति के लोग रहते हैं जो बांग्लादेश की हुकूमत से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन त्रिपुरा और मेघालय और असम के अन्य क्षेत्र, विशेषकर जो सिलचर वगैरह हैं, जो करीमगंज है, जो कि जुड़े हुए हैं बिल्कुल बांग्लादेश की सीमा से, वहां पे इन सब चीजों से कुछ हद तक चिंता होनी स्वाभाविक है। क्योंकि बांग्लादेश को अगर एक अफगानिस्तान बनाने की चेष्टा जारी रहती है तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि समस्त क्षेत्र और समस्त विश्व के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। क्योंकि अगर बांग्लादेश एक कट्टरपंथी जिहादी शक्तियों का एक गढ़ बन जाता है तो वो सभी के लिए एक कष्ट की बात होगी और सभी के लिए एक खतरे की बात होगी। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। ये शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आपको कैसा लगा? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।